प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोज मिलते रहें। तो कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स थे उनको तो चैप्टर नंबर जो 12 आपका था 11th क्लास का, उसके अंदर आपको कुछ रिएक्शंस के मैकेनिज्म का बेसिक पार्ट है वो करवा दिया गया था। उसके अंदर आपने कुछ इफेक्ट्स पढ़े थे, जैसे प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है यानी बेकरनाथन इफेक्ट क्या होता है, रिएक्शंस की मैकेनिज्म में रिएक्टेंट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है और आपका प्रोडक्ट क्या होता है। और रिएजेंट भी दो टाइप के थे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, यानी नाभिक स्नेह और इलेक्ट्रॉन स्नेह क्या होता है, इनकी स्टडी कर ली थी। लेकिन यहाँ तक हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस टॉपिक को यहाँ तक नहीं पढ़ा था, इसलिए पहले उन स्टूडेंट्स को आपके बिल्कुल इक्वल ले आए ताकि इस टॉपिक को हम फर्दर आगे स्टार्ट कर सकें, ताकि आप पे जो एक चैप्टर पढ़ रहे हो 12th क्लास के अंदर जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उसके अंदर अभी एक रिएक्शंस जो आगे हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसका क्लासिफिकेशन कर लिया और उसके बाद हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ लिया। लेकिन इसी चैप्टर के अंदर हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब बात आई तब आपके पास ये आया कि इसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया केमिकल रिएक्शंस के नाम पे। उसके अंदर फर्स्ट जो रिएक्शन दी है वो आपके है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर भी नाम लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड लिखी है एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रिया। थर्ड आपकी लिखी है रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया। और लास्ट लिखी है रिएक्शन विद मेटल्स यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। लेकिन इन ये रिएक्शंस आपको तभी समझ में आएगी जब आपको जनरल जो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो आपके जब क्लियर होंगे। उसके अलावा आपकी रिएक्शंस की मैकेनिज्म आपको क्लियर होगी तभी जाके आप बता पाएंगे। और 11th क्लास की चारों टाइप की जो रिएक्शंस थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है और रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ये चारों रिएक्शन आपको अच्छे तरह समझ में आ जाएगी तो आप इजीली 12th क्लास के अंदर हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर को समझ पाएंगे। तो आज हम पहले बात करेंगे कार्बनिक जो आपके जो सहसंयोजक बॉन्ड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ, तो हेडिंग है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन विस्थापन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध इन लिख सकते हो, अच्छा रहेगा ना। आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड यानी कोवलेंट जो बंध होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन या स्थानांतरण किस टाइप से होता है। तो हेडिंग का नाम है सहसंयोजक बंध में, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जब किसी यौगिक के अंदर सहसंयोजक बंध, आप लिख सकते हो, जब किसी यौगिक में सहसंयोजक बंध दो समान परमाणुओं, जब किसी यौगिक में सहसंयोजक बंध दो समान परमाणुओं के मध्य उपस्थित हो, जब किसी यौगिक में सहसंयोजक बंध दो समान परमाणुओं के मध्य उपस्थित हो तो उस सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर, तो उस सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का, उस सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है, दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। अर्थात इस प्रकार का बंध, अर्थात इस प्रकार का बंध 100% यानी 100% सहसंयोजक होता है।
इस प्रकार का बंध 100% कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो मैंने ये कहा कि मान लीजिए दो एटम ने आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। यदि वो दोनों एटम यानी दोनों परमाणु समान हैं तो उस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सहसंयोजक बंध होता है वो 100% सहसंयोजक होता है। अन्यथा तो आपने एक बात सुनी है केमिस्ट्री के अंदर, न तो कोई बंध 100% सहसंयोजक होता और न ही कोई बंध 100% आयनिक होता। यानी आयनिक बंध में कुछ सहसंयोजक गुण होते हैं और सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक गुण होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस यौगिक में कितने सहसंयोजक गुण हैं और कितने आयनिक गुण हैं? तो आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटाइल आयनिक करैक्टर निकालने का। परसेंटाइल आयनिक करैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपने याद है तो, यानी प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालने का एक सूत्र पढ़ा था 16XA माइनस XB प्लस 3.5XA माइनस XB की होल स्क्वायर। ये आपने सूत्र पढ़ा था 16XA माइनस XB प्लस 3.5XA माइनस XB की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। तो XA और XB आयनिक लक्षण तो तभी निकालने होंगे जब दोनों एटम हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तभी। तो ध्यान रखिएगा, या काई एक कौन है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, यानी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की विद्युत ऋणता। कहिए कौन है? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की विद्युत ऋणता। और कई भी कौन है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन की बात करें तो 100% सहसंयोजक बंध तो कब होगा? जब सांझे में भाग लेने वाले दोनों परमाणु समान हैं। तो उस बंध के अंदर दोनों जो इलेक्ट्रॉन है बंध वाले उन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि मेरा बंध 100% सहसंयोजक है। लेकिन स्लेटर नाम के एक साइंटिस्ट ने यह कहा था कि न तो कोई बंध 100% सहसंयोजक होता और न ही कोई बंध 100% आयनिक होता। आयनिक बंध में कुछ न कुछ सहसंयोजक गुण होते हैं और सहसंयोजक बंध में कुछ न कुछ आयनिक गुण होते हैं। और किसी भी यौगिक में आयनिक गुण निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था आपने 16XA माइनस XB प्लस 3.5XA माइनस XB की होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, आपने यदि किसी यौगिक में आयनिक प्रतिशत लक्षण यदि निकाल लिए तो आपको सहसंयोजक लक्षण यानी कोवलेंट परसेंटाइल कोवलेंट करैक्टर चाहिए। तो 100 में से उन आयनिक को लेस कर दीजिए तो आपके पास क्या जाएंगे? कोवलेंट करैक्टर। तो ये बात तो ये हुई। लेकिन 100% कोवलेंट बॉन्ड कौन से हैं उनके बारे में मैं बात करूं तो देखो दोनों परमाणु समान होने चाहिए। मीन्स जैसे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली जिससे हमारे पास हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पे दोनों परमाणुओं का समान अधिकार है। इट मीन्स ये 100% कोवलेंट बॉन्ड है। यानी मैंने कहा कि दोनों परमाणुओं ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बंध बनाया ये बंध सहसंयोजक है और दोनों परमाणु समान है, इसलिए दोनों परमाणुओं का इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर समान अधिकार है। मीन्स ये बंध 100% सहसंयोजक है। चलो ऐसे ही हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इस क्लोरीन के संयोजकता कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 7। इसने शेयरिंग कर ली, इसके पास 8 हो गए, इसने शेयरिंग कर ली, इसके पास 8 हो गए। मीन्स हमारे पास ये प्रोडक्ट मिला Cl, ये इधर लोन पेयर, ये इधर लोन पेयर, ये इधर लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और इन दोनों परमाणुओं का दोनों इलेक्ट्रॉनों पर समान अधिकार है क्योंकि दोनों परमाणु समान है। मीन्स ये बॉन्ड भी क्या है? 100% कोवलेंट है।
तो ये होता है सहसंयोजक बंध, जिसके अंदर 100% आपके सहसंयोजक गुण होते हैं। नेक्स्ट लिखो, परंतु यदि साझे में भाग लेने वाले दोनों परमाणु, परंतु यदि साझे में भाग लेने वाले दोनों परमाणु अलग अलग होते हैं, परंतु यदि साझे में भाग लेने वाले दोनों परमाणु अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार के सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर, तो इस प्रकार के सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार नहीं होता है, समान अधिकार नहीं होता है, क्योंकि साझे में भाग लेने वाले दोनों परमाणु अलग अलग होने पर, क्योंकि साझे में भाग लेने वाले दोनों परमाणु अलग अलग होने पर जिस परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, जिस परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, वह परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वह परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और जिस परमाणु की तरफ से इलेक्ट्रॉन आकर्षित किए जाते हैं, जिस परमाणु की तरफ से इलेक्ट्रॉन आकर्षित किए जाते हैं, उस परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, उस परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जैसे मैंने ये कहा कि साझे में भाग लेने वाले सपोज दोनों परमाणु अलग अलग हैं, तो जैसे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 हैं, इसके पास 1 है, तो इसके 1 से साझा करके अपने सेल को कंप्लीट कर लेगा और ये इसके 1 से साझा करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। मीन्स आपके पास HCl का फॉर्मेशन तो हो जाएगा, लेकिन इस बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार नहीं है, क्योंकि दोनों परमाणु अलग अलग होने पर दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता अलग अलग होती है और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। इसके लिए आप याद रखें कि किसी की तो ज़्यादा किसी की कम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन के, इसलिए क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। मीन्स कुल मिला के हमारे पास ये ध्रुव बन गए। तो एक इस प्रकार का सहसंयोजक बंध भी होता है। इस बेसिस पर सहसंयोजक बंध को बच्चों 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया। तो आप हेडिंग लगा सकते हो, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध के प्रकार। तो सहसंयोजक जो बंध होता है वो बच्चों 2 प्रकार का होता है। पहला जो सहसंयोजक बंध होता है उसको बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय
सहसंयोजक बंध, यानी बेटा इसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं जी? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और सेकंड जो होता है वो होता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, यानी इसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका नाम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्यों पड़ा, इसका नाम अध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्यों पड़ा, यानी इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं? इसे क्या नाम आपका नॉन पोलर, इसे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं, इसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं? देखिए दोनों परमाणु अभी आपको बताया था अलग अलग हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। कुल मिला के यहाँ पे पोल बन गए, यानी ध्रुव बन गए, तब इसका नाम पड़ गया ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और इसी के अंदर एग्जाम्पल आपने भी लिया था HH, एक आपने एग्जाम्पल लिया था Cl, तो देखिएगा HH दोनों परमाणु है वो समान है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन इज इक्वल टू क्लोरीन। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान है, इसमें दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान है, मीन्स इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार है, इसलिए बंध इजीली ब्रेक नहीं होता, अपने आप ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, जिस पे किसी भी प्रकार के ध्रुवों का निर्माण नहीं होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो ये होता है आपका अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो इस प्रकार से आप बता देना कि सहसंयोजक बंध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, यानी पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम हैं वो सेम एटम है या फिर डिफरेंट एटम है, इस बेसिस पे हम इसको इजीली समझ पाएंगे। अब देखिएगा कुछ इन चीजों को समझने के लिए कुछ इफेक्ट काम में आते हैं, तो कुछ इफेक्ट है, प्रभाव है। तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसके लिए कुछ प्रभाव काम करते हैं, कुछ इफेक्ट्स। तो सम इफेक्ट्स कुछ प्रभाव काम करेंगे, उन प्रभावों के बारे में हमें पढ़ना है। पहला जो इफेक्ट पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे प्रेरण प्रभाव। प्रेरण प्रभाव जिसको बोलते हैं बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों धनात्मक प्रेरण प्रभाव। क्या होता है? धनात्मक प्रेरण प्रभाव, जिसको हम बोल सकते हैं बच्चों पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको जनरली बोलते हैं -I इफेक्ट और इसको जनरली बोलते हैं +I इफेक्ट। तो ये तो आपका हो गया +I इफेक्ट और ये आपका हो गया बच्चों -I इफेक्ट। पहला इफेक्ट तो ये पढ़ेंगे। दूसरा जो इफेक्ट है वो होता है बच्चों इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव या इलेक्ट्रोमरता। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको जनरली बोलते हैं I इफेक्ट यानी I प्रभाव। वैसे इसको जनरली बोलते हैं E प्रभाव यानी E इफेक्ट। ठीक है जी, ये आपका हो गया E इफेक्ट, ये आपका हो गया I इफेक्ट। E इफेक्ट को भी दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका होता है धनात्मक इलेक्ट्रोमरी प्रभाव, यानी बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
और ये होता है बच्चों आपका ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव, जिसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्या बोलते हैं जी? प्लस ई इफेक्ट। और इसको बोलते हैं बच्चों माइनस ई इफेक्ट। क्या बोलते हैं जी? माइनस ई इफेक्ट। तो ये पहला हुआ प्रेरण प्रभाव, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, धनात्मक प्रेरण प्रभाव और ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव, यानी प्लस आई और माइनस आई। सेकंड प्रभाव आपका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव दो टाइप का, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड प्लस ई इफेक्ट। दूसरा ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव यानी ऋणात्मक प्रेरण कहां से आ गया? ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी माइनस ई इफेक्ट। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अनुनाद प्रभाव, या फिर इसको बोलते हैं मिसोमेरिक प्रभाव। मिसोमेरिक प्रभाव यानी अनुनाद को बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस। रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर इसको बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। अब आपने पढ़ा है कि रेजोनेंस इफेक्ट, तो मैं आपको सीधा इसको शॉर्ट कर बोल सकता हूं आर इफेक्ट। आर इफेक्ट। और एक होता है आपका एम इफेक्ट। एक आपका आर इफेक्ट है, एक आपका एम इफेक्ट है। इसको भी दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक आपका होता है धनात्मक अनुनाद या धनात्मक मिसोमेरिक प्रभाव। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस, या फिर बोलते हैं पॉजिटिव मिजोमेरिक इफेक्ट, या मैं इसको बोल सकता हूं प्लस आर इफेक्ट, या फिर मैं इसको बोलता हूं प्लस एम इफेक्ट। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया अनुनाद मिसोमेरिक प्रभाव है। एक होता है धनात्मक अनुनाद या धनात्मक मिसोमेरिक यानी पॉजिटिव रेजोनेंस यानी पॉजिटिव मेजोमेरिक यानी प्लस आर यानी प्लस एम प्रभाव। इसका जो दूसरा टाइप होता है उसको भी मैं फर्स्ट वाला लिख लिए होंगे, यहां लिख देता हूं। जो रेजोनेंस का जो सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट तो ही गया, सब में दो दो टाइप है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो यहां लिख देता हूं। सेकंड टाइप क्या है? ऋणात्मक अनुनाद, या फिर हम बोलते हैं ऋणात्मक मिसोमेरिक प्रभाव यानी नेगेटिव रेजोनेंस, या फिर हम बोलते हैं नेगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। इसको मैं बोल सकता हूं माइनस आर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं माइनस एम इफेक्ट। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये आपके तीन टाइप के इफेक्ट है। पहला हुआ प्रेरण प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट यानी आई प्रभाव, दो टाइप का है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी धनात्मक प्रेरण प्रभाव प्लस आई। दूसरा है ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस आई। और सेकंड इफेक्ट है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ये भी दो टाइप का है। ये प्रभाव कौन कौन सा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी प्लस ई और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी माइनस ई। इसी टाइप से तीसरा प्रभाव आया था अनुनाद प्रभाव या फिर मिसोमेरिक प्रभाव। ये आपका होता है रेजोनेंस इफेक्ट या मिजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है या मिजोमेरिक इफेक्ट होता है, ये भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्लस आर यानी प्लस एम प्रभाव। और दूसरा होता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट या नेगेटिव
मेसोमेरिक इफेक्ट यानी -R और -M प्रभाव। चौथा जो प्रभाव हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अति संयुग्मन। क्या पढ़ते हैं जी? अति संयुग्मन, जिसको बच्चों बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये प्रभाव देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेकर, और एक इसका और भाई था, उसका नाम था नाथन। तो नाम पड़ गया बेकर नाथन प्रभाव, बेकर नाथन इफेक्ट। तो ये आपके कुछ केमिकल्स जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे उसमें इफेक्ट काम आएंगे। तो हम पहले इन इफेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो पहले जो कल के जो वीडियोज रहेंगे उसमें पहला इफेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेरण प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट। फिर इसके टाइप्स की हम बात करेंगे। अभी तक जितने भी वीडियोज आपको पढ़ाए गए हैं उनमें किसी भी टॉपिक में आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हो। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और ये इफेक्ट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आगे नेक्स्ट जितनी भी अपन रिएक्शंस करेंगे उनमें ये सारे इफेक्ट काम आएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है जी, ओके।